हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। बेसिकली ये साइकोलॉजी की यूनिट है। यहाँ पे हम काउंसलिंग देंगे स्पेशल पॉपुलेशन को, खासकर जो अब्यूजर्स है, अब्यूज विक्टिम्स है, एड्स पेशेंट्स है। हम यहाँ पे काउंसलिंग देने वाले इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो डेट इज सब्सटेंस अब्यूजर्स। देखो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या बोलता है कि अगर किसी सब्सटेंस का अब्यूज हो रहा है, वो क्या बोलता है, वो क्लस्टर है फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर और कॉग्निटिव सिम्टम्स का, जो कि एसोसिएट होते हैं यूज ऑफ सब्सटेंस डिस्पाइट सब्सटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट और इम्पेयर्ड कंट्रोल हो रहा है और उसके कुछ रिस्की यूज भी आ रहे हैं। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं मेरे बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इट इज़ ए पैटर्न ऑफ कंपल्सिव सब्सटेंस यूज मार्क्ड बाय recurrent significant social occupational legal and interpersonal adverse consequences with 9 associated ड्रग क्लासेस। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कोहल को, फिर पढ़ेंगे एम्फेटामाइंस को, फिर पढ़ेंगे कैनाबिस को, फिर पढ़ेंगे कोकेन को, देन हेलुसिनोजेंस को, इनहेलेंट्स को, ओपोइड्स को, फिनाइल साइक्लिडीन्स को, सीडेटिव्स को, हाइप्नोटिक्स को एंड एंक्सियोलाइटिक्स को। देखो, पीपल जिनको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता है, हो सकता है उनकी डिसऑर्डर्ड थिंकिंग हो, डिसऑर्डर्ड बिहेवियर हो। अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, तो पीपल को इंटेंस क्रेविंग होती है, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स आते हैं और अदर बिहेवियर। देखो, पीपल जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, उनका बिहेवियर एडिक्शन है, वो अवेयर होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, बट वो स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एडिक्टेड। क्योंकि अगर मान लो कोई ड्रग है तो उसका सेंट्रल सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में टारगेट होता है और फिर वो उन टारगेट की डोज बढ़ती रहती है, टॉलरेंस पावर बढ़ती रहती है। टॉलरेंस पावर बढ़ने से क्या होता है, एडिक्शन प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और फाइनली इससे इफेक्ट होएगी आसपास के पर्सन्स। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स है, समटाइम उनको हम बोलते हैं एडिक्शन काउंसलर्स। वो प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर हेल्थ सर्विस किसी इंडिविजुअल को, ताकि जो कोई पर्सन है वो ड्रग अल्कोहल के अब्यूज़ से ठीक हो सके, गैम्बलिंग एडिक्शन, अदर बिहेवियर इशू से ठीक हो सके। तो सिम्टम्स क्या होगी, क्रेविंग, इंटेंस डिज़ायर और अर्ज टू यूज़ द सब्सटेंस। इसमें सिम्टम्स होएगा, बंदा बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहेगा, उसकी डिपेंडेंसी होएगी, वो रोकना चाहेगा बट रुक नहीं पाएगा, उसका कंट्रोल नहीं होगा। टॉलरेंस पावर, एक टाइम के बाद बॉडी की टॉलरेंस बढ़ेगी, एडिक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। मान लो पहले ले रहा था 2 मिलीग्राम, फिर वो 4 मिलीग्राम पे आएगा, 8 मिलीग्राम पे आएगा। इसी तरीके से जो डोज का लेवल बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद वो डोज का लेवल, जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अल्कोहल। किसी ने अल्कोहल को एज एन यूपोरिया, यूपोरिया का मतलब होता है फीलिंग वेलनेस। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, यूपोरिया। आप इस वर्ड को एग्जाम में लिख के आएंगे क्योंकि ये साइंटिफिक वर्ड है, EUPHORIA, ठीक है। खासकर अल्कोहल स्मोकिंग यूपोरिया कोज करती है, समझो फीलिंग वेलनेस। अगर बंदे को वेलनेस एक टाइम के लिए फील हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको हल्का सा भी स्ट्रेस होगा, क्या सोचेगा, चलो इसी ही सब्सटेंस को लेते हैं। अगली बार उसकी जो डोज होएगी, सेम डोज पे उसको यूपोरिया नहीं होगा, उसको थोड़ी डबल डोज लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम पे टेट्रा डोज लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो उसका लेवल है बॉडी को बढ़ता रहेगा, एडिक्शन लेवल बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होएगा, ऐसे जो लोग हैं ना, तो वो लोग रिस्क वाली एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाएंगे। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिस्क लेने में, जैसे कि पी के चला रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो हार्म कर रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्पाइट हार्म कर रहे हैं, मतलब उन्हें लोगों से, उन्हें उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इस चीज़ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे जीनोटाइप का होता है जेनेटिक फैक्टर, एक हमारा इन्वायरमेंट। हमारा जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ करती थी, तो बच्चे में तो वो प्लेसेंटा के थ्रू आएगा, उसके फादर के जीन से आ रहा है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी तो उनमें तो देखो ये प्रॉब्लम रहेगी। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का बताती हूँ मैं आपको। अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि PTSD, ADHD। अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कब आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक वर्ड है यहाँ पे PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऐसा कब होता है, बेसिकली ये एक इमोशनल हेल्थ है जहाँ पे किसी पर्सन ने अगर कोई दर्दनाक इवेंट या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, कोई भी ऐसा दर्दनाक इवेंट उसने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद उसके मन में उसकी मनोस्थिति इतनी ख़राब हो जाती है
कि उसको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। आप यहाँ पे एक वर्ड लिख के आइए एग्जाम में, सो डेट आपको गुड मार्क्स मिले। PTSD में, प्लीज लिसन केयरफुली दिस वर्ड, इन द केस ऑफ PTSD, आफ्टर किसी पर्सन एक बहुत दर्दनाक इवेंट को फील किया, उसके बाद उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो इंट्रूसिव थॉट्स होगी, इनवॉलेंट्री। ऐसे थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं होते, बट पर्सन की लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। और ADHD, ये सब्सटेंस का मिसयूज़ करने में क्या करते हैं, बंदे का लाइक्लीहुड बढ़ा देते हैं कुछ। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ADHD? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या होता है, जिनको PTSD या ADHD यानी सब्सटेंस अब्यूज करने का खतरा बढ़ जाता है, कुछ इंडिविजुअल यूज करते हैं सब्सटेंसेस एज ए वे टू सेल्फ मेडिकेट और एलिवेट सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर। अब इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है, जैसे कि कुछ की फैमिली में, रिलेटिव्स में, या फिर आसपास का प्रेशर है, मतलब दोस्त ऐसे है जिसकी बात करते हैं, जो कोई ट्रॉमा है, या फिर कुछ डेवलपमेंट ऐसी कॉज हो रही है। सोशल और कल्चर फैक्टर क्या है, सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्सटेंस यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पैटर्न ऑफ यूज़ को। कुछ कल्चर में, कल्चर सोशल सर्कल, सब्सटेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं मोर एक्सेप्टेड और नॉर्मलाइज फॉर्म में, ये रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं। देखो अर्ली एक्सपोजर में क्या आता है, अर्ली एक्सपोजर सब्सटेंसेस मतलब कि एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोजर विद इन द फैमिली इंक्रीज करता है लाइकली डेवलपिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर रिलेटेड इन द लाइफ। लैक ऑफ कॉपिंग स्किल्स, इंडिविजुअल्स हु लैक हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। देखो जो लोग, देखो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में नहीं है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल के पास बहुत ही कम एबिलिटी होती है स्ट्रेस को कॉप अप करने की, ट्रॉमा को कॉप अप करने की, इमोशन पेन को कॉप अप करने की, वो इन सब्सटेंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर में आके, या फिर एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में बिलोंग होने के लिए ये सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है। असेसिबिलिटी, देखो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर कोई चीज़ ईजिली अवेलेबल है तो यूज़ होएगी, कोई अवेलेबल ही नहीं है, सोच सोच के बंदा रह जाएगा। अब वो अवेलेबल कहाँ से हो सकती है, वो आसपास के जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स ग्रुप है, या फिर कम्युनिटी सोर्स है, जो वुलरेबल पॉपुलेशन है वो उसको यूज़ करेगी। अब इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, कौन इसकी मार्केटिंग कर रहा है, मीडिया। मूवीज़ में मेन एक्टर जो लीडर है, जो बच्चों के लिए उनका सब कुछ है, आइडल रोल प्ले कर रहा है, और वो सुट्टे लगा रहा है, बड़े शान से स्मोकिंग कर रहा है। बच्चों के लिए क्या है, वो उनका हीरो है, उसको देख के बच्चे क्या समझ रहे हैं, वाह ये पी सकता तो मैं क्यों नहीं पी सकता। टेलीविजन शोज में वो दिखा रहे हैं, म्यूजिक में, डांस में, वो कह रहे इट्स वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा जो एटीट्यूड है वहाँ पे वो ये नहीं बता रहे हैं कि स्मोकिंग कैन लीड टू लंग कैंसर, स्मोकिंग कैन लीड टू थ्रोट कैंसर, स्मोकिंग कैन लीड टू ब्लड कैंसर, वो ये नहीं बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं वाओ स्मोकिंग इज वाओ। यहाँ पे एक्टिव स्मोकिंग के साथ साथ कोई ये नहीं बता रहा है कि किस तरीके से इट इज़ डेंजरस टू द रिलेटेड पीपल्स। अगर हम क्यों ना मीडिया मूवीज़ में उन्हें बस एक लाइन लिख देते हैं नीचे, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, एक लाइन लिखी हुई आती है, लेकिन जो उनका मेन हीरो पी रहा है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन डाल रहा है, ऑफकोर्स हीरो का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ें, खासकर यंग जो पीपल है, अब देखो यंग पीपल कौन है, 12 से 18 साल की, देखो 12 साल से पहले होता है चाइल्डहुड, 12 से 18 साल की उम्र में आता है एडोलसेंस, 18 साल के बाद आता है यंग। जो बिल्कुल यंग है और एडोलसेंस है वो बहुत जल्दी से इफेक्ट होते हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं मीडिया इन्फ्लुएंस से। भाई 90% बच्चा ने कभी ना कभी तो मूवी देखी होगी, और मुझे ना आप देख के बता दो, बहुत कम मूवीज़ है जहाँ पे अब्यूजिव वर्ड यूज़ ना किए हो, जहाँ पे कोई ना कोई अब्यूजिव वर्ड, या फिर कोई कभी ना कभी उन्होंने ड्रिंकिंग अल्कोहल, इनको बहुत एक नॉर्मलाइज कर दिया है। और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने से अगर मान लो कोई रेगुलर लाइफ में लेके आ रहा है, तो फिर उसको ये नहीं पता उसकी हेल्थ के साथ क्या होगा। ऑल तो काउंसलिंग कैसे हेल्प करेगी, तो जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है काउंसलिंग को क्या बोलती है, प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हम इन पर्सनल प्रॉब्लम की। यहाँ पे हम इमोशनल, बिहेवियरल, वोकेशनल, मैरिटल एंड एजुकेशनल, रिहेबिलिटेशन और लाइफ स्टेज, रिटायरमेंट प्रॉब्लम। अब कईयों को क्या होता है कि इतनी ज़्यादा जॉब करने की हैबिट होती है, आफ्टर रिटायरमेंट दे हैव अ स्ट्रेस, तो रिटायरमेंट प्रॉब्लम का देखो काउंसलर का काम ही होता है समझाना, ऐसी टेक्निक यूज करना, एक्टिव लिसनिंग, गाइडेंस, एडवाइस, डिस्कशन, क्लैरिफिकेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। काउंसलिंग क्या है, एक प्रोफेशनल सर्विस है
जब हम किसी पर्सन को दे रहे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम होने में। अब जो काउंसलिंग की प्रोसेस है ना वो हेल्प कर रही है सो डेट ए पर्सन फाइंड सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन? किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके जो उसको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो देयर आर द टू काउंसलर्स, वैली एंड एड्रू काउंसलिंग कर रहे हैं और ओके टू इंडिविजुअल्स की जिसको हेल्प चाहिए प्रोफेशनली ट्रेन इंडिविजुअल की सो डेट वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। काउंसलिंग क्या है? एक लर्निंग ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। ओके, व्हाट इज ए काउंसलिंग? काउंसलिंग इज ए लर्निंग ओरिएंटेड प्रॉब्लम जो कब हो रही है? एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप के अंदर होएगी। यहाँ पे एम क्या है कि पर्सन अपने बारे में जाने, अंडरस्टूड करे। ओके, सो काउंसलिंग की नीड क्या है? नीड ऑफ काउंसलिंग फॉर सब्सटेंस अब्यूजर। अगर कोई किसी ड्रग का, किसी मेडिसिन का, किसी अल्कोहल जो किसी ऐसे सब्सटेंस का जो एडिक्टिव उसका अब्यूज़ कर रहा है तो उसको उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ तो ख़राब होएगी। अब यहाँ पे हमें उसको क्या करना है? पेशेंट की हेल्थ को इवेल्युएट करना है, हमें उसको ट्रीटमेंट रिकमेंड करना है सो डेट वो ओवरकम हो सके। काउंसलर्स वर्क कर रहे हैं फैमिलीज के साथ टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड देयर लव्ड वंस इलनेस एंड गाइड देयर इंटरेक्शन विद देम। यहाँ पे रोल क्या है? Their role may also encompass community outreach such as working with job placement service, support groups and schools all to support their patient goal of living healthier lives। जब पेशेंट के साथ तो वर्क कर रहे हैं, देखो when working with the patient, counselors start with an evaluation to determine whether their condition is classified as substance abuse or addiction। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स को फॉलो किया जाएगा टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो हेल्प करेगी पेशेंट को टू अचीव सक्सेस एंड मेक देम मोर रिसिलेंट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज, देखो काउंसलिंग कैसे हेल्प करेगी? काउंसलिंग हेल्प करेगी इंडिविजुअल्स को सो डेट दे एक्सप्लोर अंडरलाइंग फैक्टर्स। उन क्या क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज करने में। जैसे कि कोई ट्रॉमा है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा के कारण उसका किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि हाँ ये लोग तो चीटर्स होते हैं, तो क्या होगा? उसका एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो गया। उस नेगेटिव इमोशन से वो ओवरकम नहीं हो पा रहा तो वो अपनी उसकी बॉडी डिस्ट्रेस कंडीशन में अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए मे बी वो यूपोरिया फीलिंग वेलनेस के लिए यूज़ करे। कोई स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज है, सोशल इन्फ्लुएंस है। तो इन सब के रूट को समझने के बाद देखो रूट कॉज कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। अगर किसी पर्सन की कोई थिंकिंग है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रूट कॉज रहा होगा, तो एक हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म उसको प्रोवाइड किया जाएगा। डेवलपिंग कॉपिंग स्ट्रेटेजीज क्या होएगी? तो जो सब्सटेंस एब्यूज़ है वहाँ पे क्या होगा? सर्व्स एज ए मालडेटिव कॉपिंग मैकेनिज्म सो डेट उसको डील किया जा सके डिफिकल्ट इमोशंस को, सिचुएशंस को। काउंसलिंग टीचेस इंडिविजुअल अल्टरनेटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज सो डेट वो मैनेज कर सके स्ट्रेस को, क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सके विदाउट रिजॉर्टिंग टू सब्सटेंस यूज। ओके, सो एड्रेसिंग कॉकरिंग डिसऑर्डर्स। अब एक मेरी बात सुनो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉपिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करना। किसी भी अल्कोहल पीना तो ये वाली बात होगी स्ट्रेस से भागना, वो स्ट्रेस का सोल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे कॉपिंग टेक्निक, स्ट्रेस का रीज़न क्या है? मान लो किसी को एग्जाम से स्ट्रेस आ रहा है और वो दारू पी रहा है, और एग्जाम का स्ट्रेस तो दूर नहीं होगा ना, वो तो पढ़ने से ही दूर होगा। उसका उसका तो क्या है, मान लो किसी को जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, और वो सोच रहे हैं कि यार बिना पढ़े हो जाए, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे उसको कॉप अप करना सिखाया जाएगा। अच्छा आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप किस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ो, आप कोचिंग ज्वाइन करो। मतलब आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में, उस एज ग्रुप में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग क्या टीच करेगी? कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, ताकि आपका जो स्ट्रेस का रीज़न है उस रीज़न का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। मान लो स्ट्रेस का रीज़न है कि एक बहुत बढ़िया लेवल की गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा। अब वो मान लो एक नेगेटिव इमोशन से ट्रॉमा लेके उसको पढ़ रहा है, इसके बजाय उसको मैनेज करने सिखाए। आप दिन में 4 घंटे सोच, इससे बढ़िया 4 घंटे बुक उठा के पढ़ लो, दैट इज़ अ कॉपिंग ऑफ स्ट्रेस, है ना। 20 घंटे तो आपके ही है। अब यहाँ पे हमें बिना सब्सटेंस को यूज़ करे करना है। आइडेंटिफाइंग ट्रिगर एंड वार्निंग सिग्नल। देखो काउंसलिंग के थ्रू इंडिविजुअल लर्न कर रहा है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके क्या चीज़ है जो उसको ट्रिगर करती है, क्या चीज़ जिसके कारण वो ट्रिगर होता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज़ करना है, क्या वार्निंग सिग्नल है जिसके कारण वो पर्सन सब्सटेंस को अब्यूज कर रहा है। जब वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर लेगा वहाँ पे वो अवॉइड करेगा, रिलैप्स को बार बार यूज़ नहीं करेगा। देखो एड्रेसिंग को अकरिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो सब्सटेंस को अब्यूज़ करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं
कॉकरिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में, जैसे कि देयर आर सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी। आज के टाइम पे ना पीटीएसडी बहुत बढ़ता जा रहा है। अब ये पीटीएसडी है क्या? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी के लाइफ में कुछ ऐसी दर्दनाक स्थिति आई थी जिससे उसका मनोवैज्ञानिक स्थिति खराब हो गई थी, और उस खतरनाक स्थिति ने, उस सिचुएशन ने, उस इवेंट ने उसके लिए पास्ट ट्रॉमा ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि प्रेजेंट अच्छा होते हुए भी उसको पास्ट से रिलेट करके खराब कर रहा है। तो पीटीएसडी आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा ट्रॉमेटिक कॉज बनने वाली है, एंजाइटी का, डिप्रेस का, स्ट्रेस का। चलो, अब काउंसलिंग क्या प्रोवाइड करती है? काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। किसके लिए? बोथ सब्सटेंस अब्यूज के लिए और मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। यहाँ पे बेटा हमें एक चीज याद रखनी है, रिपेयरिंग रिलेशनशिप। सब्सटेंस अब्यूज करने से क्या होगा? हमेशा रिलेशनशिप डैमेज होएगी। कोई भी आपका लव्ड वन नहीं चाहेगा कि आप किसी अल्कोहल की तरफ बढ़े या फिर आप किसी खतरनाक चीज़ की तरफ बढ़े। तो काउंसलिंग फैसिलिटीज़ हेल्प कर रही है हील होने में, रिकॉन्सिलेशन होने में, सो डेट एक पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सके। कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो उसका रिलेशनशिप बिल्डअप अच्छा होगा, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सके, रीबिल्ड कर सके ट्रस्ट को। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट खो जाता है रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम आती है। वो रीबिल्ड करे ट्रस्ट को किसके अंदर? विद इन दिस रिलेशनशिप। सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, काउंसलर हमेशा क्या ऑफर करता है? नॉन जजमेंटल सपोर्ट। ऐसा नहीं है उसके पास कोई पेशेंट है तो उसका ही फेवर करेगा। हो सकता है पेशेंट गलत भी हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसमें उसकी भी गलती हो, तो वहाँ पे वो बताएगा देखो आपकी ही गलती थी। वो नॉन जजमेंटल लेगा, बट उसकी जो बताने का तरीका को पॉजिटिव होगा। वहाँ पे वो डांटना नहीं है उसको इम्पैथी के साथ सॉल्व करना है, उसको इंकरेजमेंट देना है। ठीक है, हो गया, आपकी भी गलती थी, सामने वाली गलती, उसको एनकरेजमेंट देना है, क्योंकि ये उसकी रिकवरी प्रोसेस है। उसको पूरी रिकवरी प्रोसेस में इनकरेजमेंट के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि पेशेंट के हाई चांसेस है कि वो दोबारा से एंजाइटी स्ट्रेस में चला जाए। तो इनकरेजमेंट करते हुए पूरा काम करना है। यहाँ पे वो होल्ड करे इंडिविजुअल अकाउंटेबल को उनके एक्शन के लिए, उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो मोटिवेट रहे और अपने ट्रीटमेंट गोल की तरफ कमिटेड रहे। So here the main role of counselor is to provide support and accountability. Here the main word is accountability, that is the highlight of this point. Next is education and awareness. In the class 12 biology book एक proper chapter है human health and disease नाम का, जहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है ड्रग्स के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। मतलब पूरा टॉपिक क्यों डाला है? एजुकेशन के थ्रू क्या पता लगेगा, ताकि हम समझ सके कि नेचर के एडिक्शन का। एडिक्शन इफेक्ट ऑल द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बॉडी माइंड सब इफेक्ट हो रहा है। बॉडी मतलब फिजियोलॉजिकल, माइंड मतलब साइकोलॉजिकल। देखो, नो डाउट इन द टुडे सिनेरियो अगर एडिक्शन है तो एडिक्शन का इलाज भी है। अब यहाँ पे नॉलेज एम्पावर करेगी किस तरीके से ऑप्शंस को चूज किया जाए। तो टेक्निक्स जो काउंसलर यूज करते हैं, एक होता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ओके, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग से क्या होता है? ये एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। मतलब आपका जो मेन सेंटर पॉइंट होता है ना, वो क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है। मैं पेशेंट वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे, आई विल यूज़ द वर्ड क्लाइंट, क्योंकि उसको एक हो सकता है नॉर्मल स्ट्रेस हो। जो उनका एक काउंसलर का जो पूरा का पूरा अप्रोच है वो क्लाइंट की पॉजिटिव साइड पे होगा, उसको ठीक करना होगा ताकि इंडिविजुअल एक्सप्लोर करे खुद को चेंज करने के लिए वो रेडी हो। यहाँ पे इन्वॉल्व होगा एम्पैथेटिक लिसनिंग, उसको अच्छे से सुना जाएगा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, उसके बाद गोल सेटलिंग, इंक्रीज मोटिवेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पे इंडिविजुअल की हेल्प की जाएगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और चैलेंज कर सके नेगेटिव थॉट पैटर्न को, नेगेटिव थॉट बिहेवियर को, जो कि सब्सटेंस यूज करने के कारण आ रहे हैं। ये क्या टीच करेगी? ये टीच करेगी कॉपिंग स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को और रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स को। ओके, माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोच टेक्निक्स, जैसे कि माइंडफुलनेस। क्या मीनिंग होता है माइंडफुलनेस का? आप मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए। माइंडफुलनेस का मीनिंग है कि प्रेजेंट मोमेंट को जीना, खुशी खुशी। यहाँ पे हम हमारे प्रेजेंट थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रेजेंट फीलिंग के साथ जी रहे हैं, सेंसेशन है हमें ये क्या हो रहा है प्रेजेंट में, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि क्या है हमारे प्रेजेंट में,
हम यहाँ पे वरी नहीं ले रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या था. दिस इज द माइंडफुलनेस, एंड माइंडफुलनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी. माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन का टाइप है. माइंडफुलनेस बेस रिलैप्स, ये फोस्टर करेगा सेल्फ रेगुलेशन को, रिड्यूस करेगा लाइक्लीहुड ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर. ओके, सो नेक्स्ट वी कम ऑन द कंटीजेंसी मैनेजमेंट. इस अप्रोच के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स और पॉजिटिव बिहेवियर. जैसे कि अगर कोई क्लाइंट रेगुलर अटेंड मतलब रेगुलर प्रेजेंट है काउंसलिंग सेशन में, ये क्या हो रहा है, ये रिइंफोर्स कर रहा है डिजायर्ड बिहेवियर को, हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल को कि वो मोटिवेटेड रहे पूरी की पूरी रिकवरी प्रोसेस में. फैमिली थेरेपी इन्वॉल्व करती है एड्रेसिंग फैमिली डायनामिक्स और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को, जो कंट्रीब्यूट करती है सब्सटेंस अब्यूज को. ये हेल्प कर रही है फैमिली रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, इन्हांस सपोर्ट नेटवर्क्स, और इन्वॉल्व है इसमें लव्ड वंस इन द रिकवरी प्रोसेस. फिर आता है 12 स्टेप फैसिलिटेशन. ये अप्रोच किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस एंड सिमिलर प्रोग्राम्स. इसके अंदर इन्वॉल्व होएगी गाइडिंग इंडिविजुअल थ्रू द 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरिंग, फॉस्टरिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू स्पॉन्सरशिप. हम यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन की एंड स्किल बिल्डिंग की. देखो काउंसलर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, साइको एजुकेशन अबाउट एडिक्शन. इसके इफेक्ट्स क्या होएंगे बॉडी पे एंड माइंड पे एंड द रिकवरी प्रोसेस पे. यहाँ पे ये टीच कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे असर्टिवनेस ट्रेनिंग होनी है, और कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करना है. डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी, ये फोकस करती है एक्सेप्टेंस पे एंड चेंज पे. भाई जो है पास्ट में होता है गेट एक्सेप्टेड, प्रेजेंट में चेंज करो उसको. ये ट्रीट कर रही है सब्सटेंस जैसे ओ like there are many kinds of disorders. The emphasis on the curbing substance use and behaviors that lead to it and boosting healthy behaviors. अगर हमारा बिहेवियर हेल्दी है, अगर किसी बंदे का बिहेवियर हेल्दी है, सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के पूजा करनी है, ठीक है, पार्क जाना है, हेल्दी बिहेवियर है, हेल्दी खाना है, हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी इमोशंस है, हेल्दी रिलेशनशिप है, तो इसका मेन टारगेट कहाँ है कि हम हमारे बिहेवियर को हेल्दी रखें. हमारे छोटे छोटे हेल्दी बिहेवियर ना हमारी ऑल ओवर रिलेशनशिप हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि हमें बुक्स को पैड नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम हमारे खाने पीने के सामान की बुक्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्दी बिहेवियर को नहीं दर्शा रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप करना सो डेट पर्सन को हेल्प करे. नाउ वी कम ऑन द एड्स. पहले मैं ना एड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी आपको, फिर मैं एड्स पे आऊंगी. ठीक है, सो फर्स्टली वी कम ऑन द एड्स. एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. नाउ वी कम ऑन द एड्स. बेटा एड्स आया था 1981 में, इंडिया में साउथ में आया था. एक ना मैं एड्स के लिए सबसे अच्छी बात बताती हूँ आपको. एक्चुअली एड्स इंसानों की बीमारी थी नहीं, ये बंदरों से आई थी. मैंने एड्स पे एक प्रोजेक्ट लिखा था बहुत साल पहले. जब मैंने डिटेल में इसको स्टडी किया तो मुझे क्या पता लगा कि एड्स बंदरों में था. अफ्रीका रीजन के अंदर जो आदिवासी लोग थे वो बंदरों को मार के उनका खून पी जाते थे, मतलब डायरेक्टली उनका ब्लड को उनकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता था. ये क्या था, बंदरों के ब्लड में था, और बंदरों के ब्लड से ये वहाँ पे आदि मानवों में आया, आदि उसमें आया. और इंडिया में तो बहुत लेट आया, इंडिया में तो जस्ट अभी आया 1981 में. हद वाली बात है, मिलियंस ऑफ लोगों को एड्स और बहुत सारे लोग इससे मर चुके हैं. एक बार ना फुल फॉर्म को देखो, क्योंकि मान लो खाली एड्स ही 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया तो आप क्या लिख के आओगे खाली एड्स के ऊपर. बट इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कभी भी एग्जाम में, आपका कैसा भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, मास्टर्स लेवल हो, कोई भी हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. पहले आपको स्टार्ट करना है, उसको डिफाइन कीजिए. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब ऐसा डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है. पहले देखो, एक डिसऑर्डर होता है, एक सिंड्रोम होता है. सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, कोई ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, खांसी जुकाम, कोई ना कोई बीमारी और हो रही है, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां और हो रही है. बहुत खतरनाक डिसीज है. खतरनाक कैसे है, एक्चुअली खुद कुछ नहीं करता, ये सिर्फ करता है बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन. अब बॉडी की इम्यूनिटी डाउन करने के लिए ना मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक वर्ड बताऊंगी. आप सबने सुना होगा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वाइट ब्लड सेल. सबने सुना है वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. अब थोड़ा सा डीप में आओ. एक वर्ड आप सबने और सुना होगा, हमारी बॉडी के अंदर ना एंटीबॉडीज बनती है. पता है एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स LYMPHOCYTES. लिम्फोसाइट्स में 2 प्रकार होते हैं.
एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल। टी सेल एंड बी सेल, टी लिम्फोसाइट। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है CD4 सेल, आपको पता लग जाए CD4 है क्या। हमारी बॉडी में ना दो ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे होता है थाइमस, हार्ट के जस्ट पास में होता है, थाइमस नाम का ग्लैंड होता है। एक हमारी लंबी बोन्स में होती है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो बी लिम्फोसाइट है चाहे वो टी लिम्फोसाइट। अब सुनना एक बार ध्यान से, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बनाए। एंटीबॉडी एक्चुअली बना कौन रहा है, बी लिम्फोसाइट्स, लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब टी लिम्फोसाइट के भी दो टाइप्स है, टी हेल्पर मतलब जो हेल्प करते हैं। पता है एड्स का जो वायरस है वो कहाँ एक्ट करता है, वो सीधा जो हेल्पर है ना, जो हेल्प करते हैं उन्हीं को ही किल कर देता है। और जो हेल्पर है ना उनको हम एक और नाम से जानते हैं, CD4। अब आप बोलोगे C4, ये CD क्या है, एक्चुअली CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप कोई बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है CD क्या है, तो CD है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और इन्हीं को किल कर देते हैं। अब अगर ये किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर हेल्प कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, तो बॉडी इम्यूनिटी डाउन होगी। कैसे ट्रांसमिट होगा, निडल्स को शेयर करने से, कंटामिनेटेड ब्लड से, एंड देयर आर द मेनी अदर फैक्टर्स लाइक मदर टू उनके फीटस में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। एंड बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे ब्लड का सीरम ट्रांसफ्यूजन भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। द एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, देखो काफी बार ऐसा होता है कि इस डिसीज को पनपने में 10-10 साल भी लग जाते हैं। सोचो एक बारी, इस डिसीज को डेवलप होने में एंड 10-10 साल भी लग जाते हैं। हद वाली बात है कि पर्सन को पता भी नहीं लगता कि वो इन्फेक्टेड है और वो फैला रहा है, बहुत सालों से वो फैला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात क्या है, जो बंदा इन्फेक्टेड है वो वायरस को ब्लड स्ट्रीम में फैला रहा है। एक अच्छी बात सुनो, हमारी सोसाइटी में एक जो वो बना हुआ है, जैसे कि मान लो किसी छोटे बच्चे को है तो स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे एडमिशन, अरे साथ बैठने से, साथ खाने से, शेकिंग हैंड करने से, हक करने से कभी नहीं फैलता। तो हम सोसाइटी को इम्प्रूव करना है। ओके, until only a few person ago HIV infection was a virtual death sentence since it was almost always fatal। आज के टाइम पे मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ आपको, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। ऑल तो अमेरिका की कैसी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने वैक्सीन प्रिपेयर कर ली है, अब तक इंडिया में तो ये वैक्सीन नहीं आई है। ये वैक्सीन इंडिया में क्यों नहीं आई है, सुनना। वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी है लेकिन इंडिया में क्यों नहीं आई, क्योंकि HIV का जो वायरस होता है ना, जैसे हम सबके बॉडी में DNA होता है सेल में, HIV में होता है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये अपने आप को चेंज करता रहता है, तो वैक्सीन को भी बार बार चेंज करना पड़ेगा। बट वैक्सीन बनाना मुश्किल नहीं है, बिकॉज अब हमारे इंडिया में जो हैदराबाद है, डेट इज़ द WHO ने उसको बना दी है वैक्सीन हब। मैं एक दो कंपनीज के नाम लूँगी, भारत बायोटेक कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, शायद सबने सुना होगा डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी की तो अब किट्स भी आती है, लाइक बहुत सारी किट्स अवेलेबल है। स्टेजेस की बात करते हैं, HIV कैसे काम कर रहा है। देखो HIV वायरस है, वायरस बॉडी के बाहर मरा हुआ है, बॉडी के अंदर जिंदा है। अब बॉडी में जिंदा पता है कैसे है, जिसकी बॉडी के अंदर वो जाएगा उसी की बॉडी की मशीनरी का यूज करके आगे डिवाइड करेगा। मान लो गया था किसी इंसान की बॉडी में, उसी इंसान का उसी इंसान की बॉडी को यूज करके वो डिवाइड करेगा। स्टेजेस क्या होगी HIV इन्फेक्शन की, सबसे पहले होगा एक्यूट HIV इन्फेक्शन। ये आफ्टर इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं। क्रोनिक के अंदर क्या हो रहा है, ये सालों साल तक रह रहा है, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं है। एड्स फाइनल स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का, जहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इम्यून सिस्टम डैमेज होने से कोई ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कुछ टाइप के कैंसर भी हो सकते हैं इस केसेस में, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होएंगे। रिस्क फैक्टर क्या होएगी, क्यों क्यों हो रहा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, शेयरिंग नीडल्स एंड इससे किन किन चीज़ों से रिस्क फैल रहा है। वही वाली बात होगी ना कि
हम शादी से पहले कुंडली तो चेक कराते हैं, बट शादी से पहले किसी की ब्लड रिपोर्ट चेक नहीं कराते, किसी को HIV तो नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट्स। हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो हम काउंसलिंग पे आते हैं, मेन हमारा जो टॉपिक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक एपिडेमिक नेचर का हो चुका है, एक पॉपुलेशन को डिस्ट्रेसिंग कर रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसका 3rd डिकेड आ चुका है ना। काउंसलिंग 3rd भी क्यों, 4th डिकेड आ गया ना, क्योंकि 1981 में आया था, फिर 1980 से 1990 का दशक, 1990 से 2000 का, तो ये तो ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि प्रिवेंशन में, बिहेवियरल इन्वेशन में, डेफिशिएंसी रिस्क फैक्टर में हम यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस के थ्रू कर सकते हैं। किस तरीके से ये पास आउट होगा एंड हाउ द पीपल फील। HIV infected people should feel that they are fully accepted by the counselor। सबसे पहले तो काउंसलर ने एक्सेप्ट करे। अब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जा रही है थ्रू काउंसलिंग, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, और कोई भी अनसर्टेनिटीज है नॉलेज के अंदर, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। काउंसलिंग फॉर HIV इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है, क्योंकि HIV इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिट कर रहा है इन्फेक्शन दूसरों को उसके केयरलेस बिहेवियर से, तो इसलिए वो अपना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे, क्योंकि उसको तो है, दूसरों को ना फैला दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जब काउंसलर को हमेशा एक नॉन जजमेंटल, एक बढ़िया सपोर्ट देनी है, कि सो दैट उसको बड़े तरीके से डायग्नोस किया जा सके। एडहेरेंस सपोर्ट, काउंसलर्स हेल्प करेंगे क्लाइंट को भी इम्पोर्टेंस समझ सके कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, उन्हें एडवाइस देगी कि कैसे इसको और वो दूसरों को ना फैलाए, है ना। सपोर्ट फॉर डिस्क्लोजर एंड रिलेशनशिप, कि अपने पार्टनर्स को बता दे, अपने रिलेटिव्स को बता दे। कॉपिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या आएगा कि वो क्लाइंट्स को टीच करे कि क्या क्या इसमें होएगी। इसके अंदर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी। स्पॉट ग्रुप्स के अंदर वो बेसिकली एक सोशल नेटवर्क बिल्डअप करेंगे, सो डेट उसको रिड्यूस किया जा सके। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, टेक्निक क्या होगी, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक होगी, सो डेट कॉप अप करने के टेक्निक्स जिसको हम बोलेंगे। इमोशनल सपोर्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इमोशनल सपोर्ट नथिंग विल बी एल्स हियर, नथिंग विल बी एल्स हियर। तो साइको एजुकेशन, काउंसलर बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी HIV एड्स के लिए, कैसे ट्रांसमिट हुआ, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, मेडिकेशन क्या है, सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ताकि वो डिसीजन बना सके अपनी हेल्थ के लिए और रिड्यूस कर सके मिसकंसेप्शन एंड उसके फियर। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये हेल्प करेगी क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करने में चैलेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न को। ये टीच करेगी कॉपिंग स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक और स्ट्रेटेजीज, ताकि वो अपनी सेल्फ एस्टीम को एंड रिसाइलेंस को इम्प्रूव कर सके। माइंडफुलनेस, आज में रहना, आज को एंजॉय करना, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, या सबको एक दिन मरना है ना। आई एम जस्ट जॉकिंग, बट आज में रहना। डीप ब्रीथिंग, तो डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अभी डीप ब्रीथिंग कैसे बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है, इसके पीछे की साइंस समझाएगी मुझे। ओके, सो हाउ द डीप ब्रीथिंग हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ रिलैक्सेशन। तो डीप ब्रीथिंग क्या करती है, हमारी बॉडी में ना 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब रिलीज होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, फियर फाइट फ्लाइट वाले कंडीशन में होते हैं, बट ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक तो बहुत खतरनाक है, इट विल कॉज द ट्रॉमा, नींद नहीं आएगी। तो डीप ब्रीथिंग क्या करती है, इसके पीछे की साइंस समझते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्टिवेट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो काउंटर एक्ट करती है बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से। ये लोअर कर देगी हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस हार्मोन को, प्रमोट करेगी रिलैक्सेशन को और काम को। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग रिलीज करिए ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर, इन्हांस करिए कॉग्निटिव फंक्शन, किसके थ्रू, मेंटल क्लैरिटी के थ्रू। कॉग्निटिव फंक्शन तो बढ़ेगा, बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर कोई बंदा स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, मतलब स्ट्रेस के टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगी जो और स्ट्रेस बढ़ाएगी।
लेकिन डीप ब्रीथिंग पर्टिकुलरली डायफ्राम, आप समझे डायफ्राम, यहाँ पे हमारा मसल होती है डायफ्राम, जब हम डायफ्राम का यूज़ करते हुए डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो इससे बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि बॉडी को रिलैक्सेशन होना है, रेस्ट वाली कंडीशन में आना है, बढ़िया तरीके से डाइजेशन होगा। इससे होगा क्या, डीप ब्रीथिंग से लोअर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। डीप ब्रीथिंग से और क्या होगा, नर्वस सिस्टम कम डाउन हो जाएगा, डीप ब्रीथिंग हेल्प करेगा हार्ट रेट को लोअर करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, हाइपरटेंशन कम करने में, कोर्टिसोल को कम करने में, ये सब चीज़ें जो स्ट्रेस को बढ़ा रही चीज़ें कम हो जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ेगा। देखो ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, तो डीप ब्रीथिंग किस में हेल्प कर रही है। यहाँ पे आपका एक टॉपिक था डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट इन द माइंडफुलनेस। ओके, सो ब्रीथिंग एक्टिंग टेक्निक हमने देखा किस तरीके से वो ऑक्सीजन लेवल को ब्रेन में बढ़ा रही है। ऑक्सीजन लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, मूड रेगुलेशन के लिए, ऑल ओवर मेंटल वेलबींग के लिए। ब्रीथिंग टेक्निक रिलैक्सेशन प्रमोट कर रही है बिकॉज ये कर रही है काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ फियर, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। एंग्जाइटी में रिडक्शन हो रहा है, स्ट्रेस में रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं फैमिली काउंसलिंग पे। जिस भी पर्सन को इस टाइप का डिसऑर्डर है तो फैमिली रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ग्रुप थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप्स, काउंसलर फैसिलिटेट करते हैं सपोर्ट ग्रुप को, थेरेपी सेशंस को, ताकि वो हैप्पीली रह सके, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। एडवोकेसी एंड रेफरेंस, काउंसलर एडवोकेट करेंगे क्लाइंट के राइट्स को, नीड्स को, सो डेट उनकी हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जा सके, लीगल प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे प्रोवाइड करें रेफर टू मेडिकल प्रोवाइडर, सपोर्ट सर्विस, कम्युनिटी रिसोर्सेज नीडेड। ओके, रिस्क रिडक्शन काउंसलिंग, इसके अंदर हम एग्जामिन करेंगे क्लाइंट के अवेयरनेस को अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी, उनकी फीलिंग्स और जो HIV नॉलेज है। बेटर जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हेल्प करेगी पेशेंट को सो डेट वो अनसेफ बिहेवियर को अवॉइड कर सके। ग्रीफ काउंसलिंग, जो कंटामिनेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनमें इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, तो उसको डील करने में हेल्प करें। एम क्या है, देखो एम है यहाँ पे HIV का, वो देखो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट अगर किसी को हो गया तो वहाँ पे हम इस तरीके से दूसरों को ना फैलाएं। एक होता है प्री टेस्ट काउंसलिंग फॉर पेशेंट हु आर एट रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। प्री टेस्ट डिस्कशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पोस्ट टेस्ट मैनेजमेंट। इन पेशेंट्स में particularly appropriate to refer for specialist counseling expertise. इन जेनाइटो-यूरिनरी मेडिसिन क्लिनिक्स, जहाँ पे HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग रूटीनली ऑफर्ड की जाती है एज ए पार्ट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ एडवाइज़र प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग पेशेंट्स को ताकि जान सके कि कौन कौन रिस्क पे है। काउंसलिंग स्किल्स एक क्लियरली एक असेंशियल पार्ट है एस्टैब्लिशिंग अर्ली पिक्चर ऑफ द पेशेंट, उनकी हिस्ट्री का। अब जो प्री टेस्ट काउंसलिंग का एम है, यहाँ पे एक सीरो पॉजिटिव सीरो नेगेटिव स्टेटस के लिए प्रिपेयर करना। ये एड्रेस करेगा पर्सन के फियर को एंड व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट HIV इन्फेक्शन। काउंसलिंग फोकस होएगी दो मेन इश्यूज पे। सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे रिस्क का। असेसमेंट ऑफ रिस्क इससे बेस्ड होगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी से सेक्सुअल एक्टिविटी, टाइप ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इंडिविजुअल का, हाई रिस्क लाइफस्टाइल, ड्रग अब्यूजर्स, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मैन, हिस्ट्री क्या थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, सारी हिस्ट्री जानी चाहिए। असेसमेंट किया जाएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग की जाएगी। ओके, सो एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें यहाँ पे पर्सन को ठीक करना है, उसकी एंग्जाइटी को कम करना है, उसकी डिप्रेशन को कम करना है। काउंसलिंग आफ्टर पॉजिटिव रिजल्ट, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो प्राइवेट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, पेशेंट को टाइम देना चाहिए सो डेट ही कैन एब्जॉर्ब द न्यूज़। जो शौक होगा डायग्नोसिस का, डेट इज़ एक्नॉलेज्ड, सपोर्ट ऑफर की जानी चाहिए उसको होप और ऑप्टिमिज्म, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव है वो मर जाएगा, उसके पास लाइफ के 15-20 साल है, और वो तो हो सकता है नेगेटिव है तब भी हो सकता है तब भी उस कम हो, तो देयर इज़ अ होप फॉर ऑप्टिमिज्म। हाँ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट वी कैन प्रोवाइड ऑप्टिमिज्म, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग टू अ पेशेंट।
अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो हम उसके एफिकेसी भाई एंटीवायरल ट्रीटमेंट से कितने लाइफ, देखो एक मैं बात बताती हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ी सी साइंस डालूँ तो हम बिल्कुल आ चुके हैं, बहुत पास आ चुके हैं कि इंडिया इसकी वैक्सीन बना ले, परमानेंट ऐसी वैक्सीन जिसको है उसका ख़त्म हो जाए और जिसको नहीं है उसको कभी होना। बट उनका क्या, जिनको बहुत साल पहले ही हो चुका है, उनके लिए तो वैक्सीन काम नहीं करेगी, उनके लिए तो मेडिसिन काम करेगी, बिकॉज वैक्सीन ज़्यादा कब काम करती है, जब तक इन्फेक्शन हुआ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यहाँ पे काउंसलिंग एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव साइड दिखा रही है लाइफ की। देयर आर द मेनी साइड्स ऑफ लाइफ, द पॉजिटिव साइड्स को अगर हम जजमेंटल होकर देख पा रहे हैं, दैट इज द काउंसलिंग। ओके, तो व्हाट इज द काउंसलिंग आफ्टर ए नेगेटिव रिजल्ट? अगर आफ्टर एक्सपोजर टू HIV इन्फेक्शन देयर इज ए विंडो पीरियड 3 to 6 months। तो विंडो पीरियड कौन हो गया, HIV टाइम ले रहा है बॉडी में फैलने का। विंडो पीरियड के अंदर नेगेटिव रिजल्ट कैन नॉट बी कंसिडर रिलायबल। नेगेटिव रिजल्ट कैरीज द ग्रेटेस्ट सर्टेनिटी इफ एटलीस्ट 6 month हो चुके हो। ओके, तो काउंसलिंग इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे दी जाएगी? एक होता है इंडस्ट्रियल काउंसलिंग। इंडस्ट्रियल काउंसलिंग का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग है जो फोकस कर रही है हम आज के इश्यूज़ को एड्रेस करें, उन्हें चैलेंज करें। वर्क प्लेस सेटिंग पे हम गाइडेंस, सपोर्ट, इंटरवेंशंस एम्प्लॉय मैनेजर्स ये सब प्रोवाइड करें। हम स्ट्रेस को रिड्यूस करें, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, एम्प्लॉयज़ में उनके ऑल ओवर हेल्थ बिंग को। यहाँ पे मेन क्या है कि एम्प्लॉय को हमें सही करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांसिंग एम्प्लॉय वेलबींग, एड्रेसिंग वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन, एंगेजमेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस। देखो हम यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं एम्प्लॉय को सो डैट ही कैन मैनेज पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड चैलेंजेस। ओके, रिड्यूस किया जा सके उसका टर्नओवर नंबर,